चलिए सभी लोग जो है आप लोग लाइव आ जाइए और कमेंट कीजिए आवाज़ आ रहा है कि नहीं, यस या नो कमेंट कीजिए। आवाज़ आ रही है तो देखिए, आवाज़ आ रही है तो आप लोगों का पिछला जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो वो चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पिछला चैप्टर आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को समझ में आया था कि नहीं, और फिर जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये जो है सब मिक्स क्वेश्चन है। बहुत लोग का जो मतलब ये था कि केवल थ्योरी ही कराया जाएगा क्या, तो थ्योरी नहीं कराया जाएगा, थ्योरी के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा। जब भी जो चैप्टर ख़त्म हो रही है तो उसके बाद ख़त्म होने के बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का भी क्लास मिलेगा। उस चैप्टर का नहीं है, ये जो है मिक्स क्वेश्चन है। तो वो चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया था, तो ठीक है, हम लोग जो है आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पिछला जो भी चैप्टर पढ़ाई हो रहा है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर रिवीजन कीजिए, ताकि आप लोगों को जो है आप लोग रिवीजन कीजिएगा तभी आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ मिडवाइफरी का ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मिडवाइफरी का ही ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन है, सारा चैप्टर से ये जो है मिक्स क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन जो है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए, यस या नो लिखिए कि आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित डिंब का अंतरकाशी आरोपण पूरा होता है। डिंब मतलब डिंब से यहाँ से मतलब है एग। तो निषेचित अंड जो होता है वो कहाँ पे आरोपण होता है और कब आरोपण होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ये है कि कब आरोपण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 5वां दिन, ऑप्शन नंबर बी है 11वां दिन, ऑप्शन नंबर सी है 20वां दिन और ऑप्शन डी है दूसरा दिन। तो इसमें से आप लोग कमेंट कीजिए आंसर कि क्या होगा। ये अभी ठीक है, ये पढ़ाया नहीं गया है, कमेंट कर रहे हैं कि नहीं पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया है, अभी जो है आप लोग को पढ़ाया जाएगा। लेकिन बहुत लोगों का ये था कि आप लोग जो है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराइए, तो वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। मिक्स क्वेश्चन है, ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए और ध्यान से पढ़िए। तो ऑप्शन जो है सब लोग तुक्का लगा रहे हैं, कोई ए बी सी डी करके दे रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 11वां दिन। तो देखिए इसका जो है हम लोग डिटेल जानते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है निषेचित डिंब का अंतरकाशी आरोपण पूरा होता है। पूरा होता है यानी कि कब होता है, तो 11वां दिन में पूरा हो जाता है। और देखिए निषेचित अंड, चलिए आप लोगों को फिगर में दिखाते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे ये वाला फिगर देखिए, ये क्या है, ये है ओवरी यानी कि अंडाशय, ये है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसका हिंदी नाम आप लोग कमेंट कीजिए कि फैलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं हिंदी में। तो चलिए आंसर आ रहा है अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी जो है वो राइट आंसर है। फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में अंडवाहिनी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अंडवाहिनी और ये हो जाएगा हमारा यूट्रस। यूट्रस को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट कीजिए। सभी लोग जो है इसका आंसर बताइए कि यूट्रस को क्या बोलेंगे हिंदी में।
तो देखिए इसका हिंदी नाम है गर्भाशय। आंसर सही है। आप लोगों का आंसर आ रहा था गर्भाशय, तो यूट्रस को क्या बोलेंगे? गर्भाशय। यहाँ पे दिया है सर्विक्स, तो सर्विक्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग ग्रीवा, और वेजाइना को हम लोग बोलते हैं हिंदी में योनि। ये सब का नाम आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा। तो देखिए यो ओवरी से जो है ये अंड निकलता है यानी एग निकलता है, और इधर से आप लोग को वेजाइना से यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म जाता है, और फिर ये एग जो है इधर से निकल के फैलोपियन ट्यूब में मिलता है, यानी फैलोपियन ट्यूब में ही ये दोनों मिलते हैं। इन लोगों का संयोजन होता है, और उसके बाद से संयोजन होने के बाद 11वां दिन जो जाइगोट, ये संयोजन जब अंड और स्पर्म जो है संयोजन कर लेते हैं यानी संलयन हो जाते हैं, तो ये जो है हमारा अंड नहीं कहलाता है बल्कि ये कहलाता है जाइगोट। इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है युग्मनज, और ये युग्मनज जो है फैलोपियन ट्यूब से होते हुए 11वां दिन यूट्रस में आकर आरोपित हो जाता है। आरोपित मतलब कि यहीं पे ये इम्प्लांटेशन इसका हो जाता है, और फिर यहीं पे जाइगोट का जो है वृद्धि और विकास होता है, और फिर फीटस का निर्माण होता है। फीटस मतलब भ्रूण, भ्रूण का निर्माण होता है, यहीं पे डेवलप होकर ये बच्चा बनता है। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? पूरा प्रोसेस आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं। बस इसमें जो है इतना ही समझना है। चलिए कमेंट आ रहा है कि फिर से बताइए, तो चलिए फिर से बता देते हैं ये कि ये देखिए ये हो जाएगा ओवरी यानी अंडाशय। अंडाशय से क्या? अंडाशय, तो आशय अंडाशय इसमें आ रहा है, तो इसमें क्या रहता है? अंड रहता है यानी एग रहता है। तो ये एग जो है फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी से निकलकर, देखिए एक चीज़ और आप लोग बताइए, फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? आप लोग सभी लोग कमेंट में बताइए कि फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है। कमेंट जो है सब लोग बताइए। आंसर जो है सबका गलत आ रहा है। तो देखिए फैलोपियन ट्यूब का अंडाशय जो है, अंडाशय यानी सॉरी अंडवाहिनी जो है फैलोपियन ट्यूब, इसकी लंबाई टोटल कितनी होती है? लगभग 10 सेंटीमीटर, लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। और इसका व्यास जो होता है वो कितना होता है? 1 mm होता है। कितना होता है? 1 mm व्यास होता है, और लंबाई टोटल 10 सेंटीमीटर होता है। आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है 10 सेंटीमीटर। कितना होती है? 10 सेंटीमीटर, और व्यास होता है 1 mm आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए अंडाशय यानी ओवरी से यहाँ से अंड निकलकर फैलोपियन ट्यूब में गया, और फिर फैलोपियन ट्यूब में एग जो है और स्पर्म दोनों जो है संलयन करते हैं। उसके बाद से जब ये जाइगोट बन जाता है तो 11वां दिन फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी से निकलकर ये यूट्रस यानी गर्भाशय में आकर इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी कि आरोपित हो जाता है। तो आप लोग कमेंट कीजिए तो फिर से कि समझ में आया कि नहीं, ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन में चले। चलिए अब आप लोग को समझ में आ चुका है, आप लोग बोल रहे हैं कि समझ में आ गया, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पे परिपक्व अपरा में रक्त का आयतन लगभग होता है, यानी परिपक्व अपरा, अपरा को हम लोग जो है ये हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा। तो ये जो है परिपक्व प्लेसेंटा यानी मैच्योर प्लेसेंटा का रक्त का आयतन पूछ रहा है। इसका आयतन आप लोग बताइए कि कितना होता है। उसमें जो रक्त होता है तो रक्त का आयतन कितना होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि उसमें कितना रक्त होता है लगभग में बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 500 ml,
और ऑप्शन नंबर बी है 150 ml, ऑप्शन नंबर सी है 1000 ml। 1000 ml मतलब 1 लीटर और 50 ml। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो किन्हीं का आंसर आ रहा है 500 ml, 150 ml। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 ml। 500 ml जो होता है वो प्लेसेंटा में होता है। तो हम लोग इसमें डिटेल में जानेंगे आखिर प्लेसेंटा क्या है, इसका काम क्या है, कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये रहा आप लोगों का प्लेसेंटा। आप लोग रुकिए 1 मिनट, इसको जो है हम ये देखिए ये वाला ये है क्या? प्लेसेंटा है। और फिर प्लेसेंटा से ही एम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो जुड़ा रहता है और फिर इससे जो है फीटस जुड़ा रहता है। तो अगर हम बात करें कि प्लेसेंटा का काम क्या है, तो प्लेसेंटा का मेन काम है जो भी भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करना, ठीक है। और ये आप लोगों को जो दिख रहा है ये प्लेसेंटा है और ये एम्बिलिकल कॉर्ड है। इसके ऊपर जो है ये झिल्ली है, इसमें द्रव भरा रहता है। और अगर बात करें कि प्लेसेंटा का जो है निर्माण कब से प्रारंभ होता है, तो 6 सप्ताह से ये जो है प्रारंभ होता है और 10 से 12 सप्ताह में ये पूरा बन जाता है। कितना सप्ताह से ये स्टार्ट होता है? 6 सप्ताह से, यानी 6वें सप्ताह से प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये हो गया हमारा क्या? एम्बिलिकल कॉर्ड। ये एम्बिलिकल कॉर्ड में जो कि कितना होता है? आर्टरी और वेन इम्पोर्टेंट है। आर्टरी और वेन पूछता है कि कितना होता है, तो एम्बिलिकल कॉर्ड में जो है 2 आर्टरी होता है और 1 वेन होता है। आर्टरी मतलब धमनी और वेन मतलब सीरा। इस चीज़ को भी इंग्लिश में हिंदी में दोनों याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को सेकंड जो है वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। देखिए इसमें जो है मेनली आप लोग यही याद रखिए कि रक्त का आयतन प्लेसेंटा में कितना होता है, यानी अपरा में कितना होता है? 500 ml। यानी अगर लीटर में दिया रहता तो यहाँ पे अगर 0.5 लीटर दिया रहता तो ये भी सही रहता, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को ये समझ में आया है कि नहीं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया है कि नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी है इम्पॉर्टेंट, इसी से प्लेसेंटा से ही रिलेटेड है। प्लेसेंटा जो आप लोगों को हम दिखाए और फिर एक झिल्ली था ऊपर, उसी में क्या भरा रहता है? एम्बिलिकल कॉर्ड, एमनियोटिक द्रव भरा रहता है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है एमनियोटिक द्रव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप लोग क्वेश्चन जो है वो आप लोग ध्यान से पढ़िए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सत्य नहीं है। तो परिपक्वता में यह लगभग 600 से 800 ml हो जाती है, कि यह प्रकृति में क्षारीय होती है, कि विशिष्ट गुरुत्व लगभग 1.011 होता है, कि निकट अवधि में इसका रंग सुनहरा हो जाता है। इसका राइट आंसर जो है आप लोग कमेंट में कीजिए कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर सभी लोग का, बहुत लोग जो है ऐसे तुक्का लगा रहे हैं कि ABCD सब लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सत्य नहीं है, यानी पूछ रहा है कौन गलत है, तो ये गलत है। इसका रंग जो है वो चेंज जो है सुनहरा रंग नहीं होता है, और ये जब मैच्योर हो जाता है तो 600 से 800 ml हो जाता है। बहुत लोग का क्वेश्चन है एमनियोटिक द्रव कहाँ रहता है, ठीक है बता देंगे एमनियोटिक द्रव कहाँ रहता है, इसका काम क्या है, सारा बात जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे। और इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। और इसका गुरुत्व
उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका प्रकृति आप लोग याद रखिएगा कि क्षारीय होता है और मैच्योर अवस्था में ये इसकी जो है मात्रा कितनी होती है तो 600 से 800 ml होती है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे फिगर में देखिए, इसको आप लोग मत पढ़िए, ये सब जो है दूसरा टॉपिक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भ्रूणीय, इसको बोलते हैं भ्रूणीय कोश, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फीटल सैक मतलब क्या होता है, कोश। तो यही भ्रूणीय कोश होता है। इस भ्रूणीय कोश में ही प्लेसेंटा होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड होता है और भ्रूण होता है, और इसमें जो है वो एम्बिलिकल जो है द्रव भरा रहता है, यानी कि क्या, एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, क्या भरा रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि द्रव भरा रहता है। फ्लूइड मतलब क्या हो गया, द्रव। तो ये फीटल जो होता है, फीटल सेक ये हो गया, और इस फीटल सेक में ही सारा कुछ रहता है। तो ये आखिर एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये जो है, अगर हमारा इसमें द्रव नहीं भरा रहेगा तो ये जो है हम लोग का फीटल जो सेक है यानी भ्रूणीय कोश है, तो ये जो भ्रूण है, इस भ्रूण में क्या हो जाएगा, वो आपस में चिपक जाएगा। जब ये आपस में चिपक जाएगा, ये सारा चीज़ जो है, एक मिनट, तो ये सारा चीज़ आपस में चिपक जाएगा, तो इसका जो भ्रूण है उस भ्रूण का अच्छा से विकास नहीं हो पाएगा और ना ही ये इसमें गति कर पाएगा। ये जब एक ही में चिपका रहेगा तो वो गति कैसे कर पाएगा। तो एमनियोटिक जो द्रव होता है, इसका जो है बहुत बड़ा रोल होता है भ्रूण का विकास में, उसका गति करने में। और फिर डिलीवरी के समय जब ये सेक जो है फट जाता है, तो इसमें से जो द्रव निकलता है, एमनियोटिक द्रव निकलता है, तो ये जो है सर्विक्स और वेजाइना को धो देता है, जिससे ये फीटस जो है वो संक्रमण से बचता है। तो ये फीटस को जो है वो संक्रमण से बचाने के लिए यानी इन्फेक्शन से बचाता भी है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। इसका द्रव का आयतन जो है हर जो है सप्ताह पे अलग अलग होता है। ऐसे जो है प्रतिदिन अगर बात करें कि प्रतिदिन भ्रूण द्वारा कितना उत्सर्जित ये इसमें ये द्रव रहता है, तो आखिर ये द्रव आता कहाँ से है, तो ये द्रव जो है फीटस से भी आता है और कुछ माँ से भी, तब ये जाकर दोनों से मिलकर तब ये एमनियोटिक द्रव बनता है। और प्रतिदिन फीटस कितना द्रव ये उत्सर्जित करता है, तो ये 400 से 1200 ml, और फिर इसमें से जो है 200 से 500 जो द्रव होता है भ्रूण द्वारा निगल भी लिया जाता है। तो इस तरह से इसका आयतन जो है वो नियम जो है इसका अपने अनियमितता को कारण जो भी है वो बनाए रखता है, और इसमें जो भी आयतन होता है यानी कि जो भी लिक्विड भरा रहता है वो उसमें बना रहता है कंटिन्यूअसली। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, आखिर एमनियोटिक सेक क्या होता है, फीटस सेक क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है कि यस, और कोई आंसर कोई बोल रहे हैं ठीक से कि फिर से बताइए। तो ठीक है, फिर से बताते हैं। देखिए ये जो है आप लोगों को दिख रहा है, ये 2 लेयर से बना रहता है। ये 2 लेयर जो है आगे जब चैप्टर आएगा तो इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये जान लीजिए, इसको मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, यानी झिल्ली आप लोग समझ लीजिए। इस झिल्ली को हम लोग क्या बोलेंगे, फीटल सेक, यानी कि भ्रूणीय कोश। इस भ्रूणीय कोश में क्या रहता है, भ्रूण रहता है, एमनियोटिक द्रव रहता है, इसमें ये द्रव भरा रहता है, ये जो है ये खाली जो स्थान है इसमें द्रव भरा रहता है। और फिर ये हमारा क्या हो गया, ये प्लेसेंटा हो गया, और इसी में क्या रहता है, एम्बिलिकल कॉर्ड रहता है। यहाँ पे आप लोग देखिए, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी है दिख रही है, ये सारी चीज़ें भ्रूणीय कोश में रहता है।
और ये हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, यानी एमनियोटिक द्रव के बारे में। तो एमनियोटिक द्रव का एक इम्पॉर्टेंट रोल यही है कि भ्रूण का जो है गति करने में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है और भ्रूण का विकास करने में, क्योंकि यहाँ पे आप लोग खुद सोचिए कि द्रव इसमें नहीं भरा रहेगा तो इसमें खाली स्थान नहीं रहेगा। खाली स्थान नहीं रहेगा तो ये गति कैसे कर पाएगा, और ये नहीं गति कर पाएगा और ये जो है एकदम आपस में सिकुड़ जाएगा, जिससे इसका जो है विकास भी नहीं हो पाएगा। तो ये इसका इम्पोर्टेंट रोल यही है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। आप लोग जल्दी से यस या नो कमेंट कीजिए ताकि अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ सके। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग तब तक कमेंट कीजिए। सभी लोग एक बार जो है आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो देखिए सब लोग को समझ में आ गया है, तो आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, परिपक्वता के बाद एमनियोटिक द्रव का रंग होता है। तो एमनियोटिक द्रव का जो है वो रंग कैसा होता है यही पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पीला एस्ट्रो, ऑप्शन नंबर बी है गोल्डन, और सी है हरा पीला, और ऑप्शन नंबर डी है गहरा भूरे रंग का। तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए कि आंसर इसका क्या होगा। इन चारों में से इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा। तो आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी दीजिए कि आंसर इसका क्या होगा। इन चारों में से आप लोग ऑप्शन दीजिए, आप आंसर दीजिए। तो देखिए आंसर जो है सबका अलग अलग आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरा पीला। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है हरा पीला। अगर ऑप्शन में आप लोगों को कहीं भी अगर दिखे हल्का पीला या फिर पीला, तो वो आप लोग वहाँ पे पीला भी मार सकते हैं, हल्का पीला। यहाँ पे हरा पीला दिया हुआ है तो हरा पीला भी कहीं देता है इसका आंसर, कभी कहीं जो है हल्का पीला भी दिया रहता है। तो देखिए अगर एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो है वो इसमें क्या क्या रहता है, तो इसमें 99% जो होता है वो पानी होता है। ठीक है, 99% क्या होता है, पानी रहता है। और 1% में जो भी कार्बनिक और कार्बनिक हो गया, जैसे सोडियम हो गया और फिर पोटेशियम हो गया, यूरिया हो गया, प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारी चीज़ें जो है 1% में रहता है। लेकिन अगर 99% की बात करें तो 99% जो है इसमें क्या रहता है, पानी रहता है। ठीक है, तो इसमें भी जो है इसका जो है रंग जो है वो चेंज होते रहता है। एमनियोटिक जो द्रव होता है उसका जो है, जो भी मान लीजिए कि कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है, असामान्य जैसे बीमारी उसको हो गया या फिर बहुत सारा ऐसा कंडीशन उसमें पाया गया, तो इसमें जो है इसका रंग जो है वो चेंज रहता है। तो इसके रंग के आधार पे हम बीमारी का पता लगा सकते हैं कि ये जो है मान लीजिए हरा दिख रहा है, तो हरा दिख रहा है एमनियोटिक द्रव, तो ये क्यों दिख रहा है, इसका कारण जो है फीटस डिस्ट्रेस को इंगित करता है। यानी कि जो है इस अवस्था में क्या कराया जाता है, शीघ्र से शीघ्र जो है हम लोग को प्रसव कराना रहता है। तो यही रहता है, और सब भी इसका रहता है। गोल्डन रंग क्यों हो जाता है, हरा पीला जो होता है वो क्यों होता है। हरा पीला जो होता है कब होता है, हरा पीला मैच्योर होने के बाद ही होता है कलर। ठीक है, और फिर गहरा लाल क्यों होता है, हरा भूरा क्यों होता है, ये सारा कलर जो है इसको डिटेल में जब भी इसका अगला चैप्टर आएगा तो इसमें जो है यही हम लोग यही सब पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में पूरा जान जाएंगे कलर के बारे में। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे अभी यही जानेंगे एमनियोटिक द्रव का रंग जो है मैच्योर होने के बाद हरा और पीला हो जाता है। आप लोग को ये समझ में आ गया इतना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
ये भी जो है इसमें एमनियोटिक द्रव के बारे में ही पूछ रहा है, तो ये भी एमनियोटिक द्रव से रिलेटेड है। अभी इसका आंसर भी हम लोग बताए हैं, आपको बताए हैं, तो आप लोग इसका आंसर आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। एमनियोटिक द्रव में उपस्थित कार्बनिक यौगिक है, यानी एमनियोटिक द्रव में कौन कौन सा कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक किसे बोलेंगे और अकार्बनिक यौगिक किसे बोलेंगे, ये सारा हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी इस चारों ऑप्शन में से हम लोग को बताना है कि आखिर इसमें से कौन कौन सा चीज़ होता है, प्रोटीन होता है कि लिपिड और ग्लूकोज होता है कि यूरिया और यूरिक एसिड होता है कि इनमें से सभी होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइए, क्योंकि इसका आंसर अभी पिछले ही जो भी क्वेश्चन था उसमें बताए हैं, तो इसका आप लोग का सभी का आंसर सही आना चाहिए। आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए लगभग सभी लोग का आंसर जो है वो सही आ रहा है, तो इसका आंसर सभी लोग का आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि हम बताए थे आप लोग को इसमें प्रोटीन होता है और फिर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो यहाँ पे आप लोग कैसे जानिएगा कि कार्बनिक यौगिक किसे बोलेंगे, तो देखिए वैसा यौगिक जिसमें कार्बन होता है उसे कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, और वैसा यौगिक जिसमें कार्बन नहीं होता उसे क्या बोलेंगे, अकार्बनिक यौगिक। जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग बात करें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का या फार्मूला हो गया, फार्मूला इसका याद रखिएगा ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, कार्बन आ गया, तो इसी को हम लोग कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें सोडियम, सोडियम का आप लोग फार्मूला बताइए, कमेंट में आंसर कीजिए कि सोडियम का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, उसको किससे सिंबल किससे इंगित करते हैं, आप लोग इसको कमेंट में बताइए। तो सही है आंसर इसका क्या हो जाएगा, Na। इसमें आप लोगों को कहीं भी कार्बन दिख रहा है यानी C दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अ मतलब अ किसी के आगे लग जाता है तो वो हम लोग समझते हैं कि अ मतलब होता है नहीं, तो अकार्बनिक यानी कार्बन उसमें नहीं रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, अकार्बनिक हो जाएगा। लेकिन कार्बनिक का अगर हम लोग कहीं भी बात करेंगे तो कार्बनिक में उसमें C आ जाएगा यानी कार्बन आ जाएगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए। तो समझ में आ गया, तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका ऑप्शन जो है वो ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है, यानी कौन सा वाक्य गलत है, यही हम लोग को बताना है। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है कि परिपक्वता समय पर गर्भाशय का वजन 200 से 800 ग्राम हो जाता है। मल्टीपेरा गर्भाशय की स्थिति आमतौर पर उल्टी होती है कि 36वें सप्ताह के बाद गर्भाशय का आकार गोलाकार हो जाता है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग कमेंट में दीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिपक्वता के समय गर्भाशय का वजन 200 से 800 ग्राम नहीं होता है, बल्कि जब मैच्योरिटी होती है यानी कि जब परिपक्वता आ जाती है उस समय तक 0.9 जो है ग्राम तक केजी तक यहाँ पे बढ़ जाता है, यानी 900 ग्राम जो है वो इसका वज़न बढ़ जाता है। और नॉर्मल अगर बात करें कि नॉर्मल कितना ग्राम का गर्भाशय होता है, तो 50 से 80 ग्राम इसका जो है नॉर्मल वज़न होता है। लेकिन जब गर्भावस्था के दौरान इसका वज़न कितना बढ़ जाता है, 0.9 केजी, यानी 900 ग्राम तक वज़न इसका बढ़ जाता है। तो ये इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। तो देखिए 50 ग्राम तो ऐसे होता है और 900 ग्राम ऐसे बढ़ जाता है,
तो 9.5 के लगभग में इसका क्या हो जाएगा, वज़न हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहे थे आप लोग कि इसका वज़न कितना एग्जैक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 900 ग्राम 950 ग्राम आप लोग याद कर लीजिएगा कि 950 ग्राम तक हो जाता है। और आकार बढ़ता है, ये तो सही बात है, गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है। और मल्टीपेरा यानी कि कोई भी लेडी जब एक बार गर्भ धारण कर ली, फिर दोबारा जब वो गर्भ धारण करेगी तो उसको हम लोग मल्टीपेरा कहेंगे। यानी कि एक बार से अधिक जो कोई भी लेडी अगर गर्भ धारण करती है तो उसको हम लोग मल्टीपेरा बोलेंगे। तो यही बोल रहा है, तो उस समय जो है उल्टी होती है। तो ये स्थिति ये सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। इसका जो है आकार गोलाकार हो जाता है 36वें सप्ताह पे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से गर्भावस्था का महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है। तो यहाँ पे लक्षण पूछ रहा है कि लक्षण कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्तन के आकार में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है बड़ा स्तंभ और गहरा रंजित निप्पल, और ऑप्शन नंबर सी है स्तन के स्राव का निचोड़ना जिनसे कभी स्तनपान नहीं कराया, और ऑप्शन नंबर डी है स्तन का पीलापन। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका महत्वपूर्ण लक्षण पूछ रहा है कि लक्षण क्या है, तो यानी कि इस ऑप्शन में से कौन सा सही है यही पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप लोगों को सभी को पिछले क्लास में पढ़ाया गया है, तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर से ज़रूर सही आंसर दीजिएगा। और क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे आम और आदर्श पेल्विक क्या है। तो एंड्रॉयड है कि गाइनेकॉइड है कि पेलोइड है कि एंथोरोपोइड है, क्या है इसका राइट आंसर सभी लोग दीजिए। इसको जो है बहुत अच्छा से डिटेल में पढ़ाया गया है, तो इसका राइट आंसर दीजिए सभी लोग कमेंट में। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी हो जाएगा, क्या इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इसको कमेंट में आंसर दीजिए। तो लगभग सभी का इसका जो है आंसर सही आ रहा है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी गाइनोकोइड पेल्विक जो होता है सबसे उसको आदर्श पेल्विक माना जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में कुल कितनी वृद्धि होती है। यानी कि गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा कितनी वृद्धि होती है यही बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 100 ml, ऑप्शन नंबर बी है 2000 ml, ऑप्शन नंबर सी है 150 यानी 1500 ml, और ऑप्शन नंबर डी है 500 ml। तो इसका राइट आंसर भी आप लोग इसको कमेंट में दीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग का ये जो है ज़्यादातर लोग का आंसर गलत आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 150 ml जो है वो ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, वह हार्मोन जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की निरंतर गतिविधि के लिए आवश्यक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि इसका क्या हो जाएगा FSH। FSH पूछ रहा है कि जो हार्मोन होता है वो क्यों आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए, ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन की थायरॉक्सिन की LH। इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए कमेंट में कि क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एस्ट्रोजन।
यानी एस्ट्रोजन के हार्मोन जो होता है उस स्राव के लिए कौन जिम्मेवार होता है? एफएसएच। एफएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये एफएसएच जो होता है वो हार्मोन को स्रावित कौन करता है? तो मस्तिष्क में जो एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मस्तिष्क में पाया जाता है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं उसको। उसी से जो होता है एफएसएच हार्मोन स्रावित होता है। और ये एफएसएच हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन को स्रावित करता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो क्यों ज़रूरी होता है? तो एस्ट्रोजन जो होता है वो ओवरी में एग बनाने में और फिर ओव्यूलेशन में यानी अंडोत्सर्ग में एस्ट्रोजन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं? आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए कि आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। आखिर एफएसएच जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? आप लोग कमेंट में बताइए कि एफएसएच जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है। सही है, आंसर सबका आ रहा है। क्या आ रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही हमारा एफएसएच हार्मोन स्रावित होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। ये चीज़ भी हम लोग याद रखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए सबको समझ में आ गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गर्भावस्था के दौरान हार्मोन उत्पन्न के पावर हाउस के रूप में कार्य करने वाली संरचना, यानी गर्भावस्था के दौरान हार्मोन उत्पन्न होता है तो वो पावर हाउस के रूप में कौन वाली संरचना है जो कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कार्पस ल्यूटियम, की नाल, की गर्भाशय, की स्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ही आप लोग काट दीजिएगा। इसका जो है ये हार्मोन उत्पन्न करने में ये इसमें उतना रोल इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये 3 में से ही आप लोग ऑप्शन नंबर में से बताइए कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नाल। नाल हो जाएगा। बहुत लोग का ऑप्शन आ रहा था गर्भाशय यानी यूट्रस। तो यूट्रस नहीं होगा, नाल होगा। क्यों? क्योंकि ये नाल को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्बिलिकल कॉर्ड। उसी से ज़्यादातर हार्मोन जो होता है ये नाल से ही स्रावित होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। नाल को आप लोगों को हम दिखाए फिगर में कहाँ होता है। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एसजीजी का प्रमुख जो होता है जैविक कार्य क्या है? एसजीजी क्या है इस चीज़ को भी जानेंगे। तो इससे पहले आप लोग ये बताइए कि ऑप्शन नंबर इसमें से क्या हो जाएगा? गर्भावस्था के 6ठे सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम का रख रखाव करता है, कि मातृ थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, कि स्तन के आकार में वृद्धि करता है, कि योनि की अतिवृद्धि करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी गर्भावस्था के जब 6ठा सप्ताह हो जाता है उस समय कार्पस ल्यूटियम का रख रखाव करता है। देखिए जो भी कार्पस ल्यूटियम होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो देखिए एसजीजी जो हार्मोन होता है वो सिर्फ जो है जो भी प्रेग्नेंट होती है उसी में ये जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो एसजीजी का जो भी प्रेग्नेंट लेडी का टेस्ट किया जाता है तो एसजीजी हार्मोन होता है उसमें बढ़ा हुआ रहता है। तो इसी से हम लोग जब उसमें पॉजिटिव आ जाता है तो इसी से हम लोग मानते हैं कि वो लेडी क्या है? प्रेग्नेंट है। तो ये इसका काम एक और भी है और वो काम क्या है? कार्पस ल्यूटियम का रख रखाव करता है। तो कार्पस ल्यूटियम कहाँ पाया जाता है? तो जो यूट्रस होता है, इस फिगर में आप लोग देखिए ये जो यूट्रस आप लोग को दिख रहा है इसी का जो आंतरिक दीवार होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये जो है मोटा हो जाता है, गर्भावस्था के दौरान मोटा हो जाता है। अगर एग यहाँ से निकला और फिर यहाँ पे आया और इसको स्पर्म नहीं मिला तो यही कार्पस ल्यूटियम की दीवारें जो होती है वो जो है टूटती है और ब्लड के रूप में ये बाहर निकाल जाती है। लेकिन कोई अगर लेडी जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो इसकी दीवारें मोटी हो जाती है और फिर जो है आगे का काम होता है।
तो उसका जो कार्पस ल्यूटियम होता है तो उसी का रख रखाव कौन काम करता है, तो एसजीजी काम करता है। ये जो है आप लोग को अगला जो भी चैप्टर आएगा तो इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तब आप लोग को और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोग को पिछला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कमेंट कीजिए, ताकि अगला जो भी क्वेश्चन है हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए कमेंट कीजिए। चलिए सब लोग को समझ में आ गया, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोफिन का काम क्या है। तो ह्यूमन यानी कि इसका जो है शॉर्ट नाम क्या होता है, GARH। तो इसका जो होता है यही होता है शॉर्ट नाम। तो इसी का कार्य पूछ रहा है कि इसका कार्य क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोफिन। देखिए अभी आप लोग को थ्योरी नहीं पढ़ाया गया है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ऑब्जेक्टिव में आगे जो भी चैप्टर आएगा तो इसमें ये सारा चीज़ डिटेल में पढ़ाया जाएगा, फिर आप लोगों को ये सारा चीज़ अच्छा से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे यही जानिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान 6 सप्ताह पर कार्पस ल्यूटियम का रख रखाव करता है। कि ऑप्शन नंबर बी है, यह टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने के लिए पुरुष भ्रूण की लैंडिंग कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। कि ऑप्शन नंबर सी है, दूध का उत्सर्जन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, ए एवं बी। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका जो है आप लोग ऑप्शन बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए कि ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों। तो यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोफिन का इसका जो है शॉर्ट नाम क्या होता है, GnRH। ठीक है, यही होता है, GnRH होता है। ये जो है यहाँ पे ए नहीं N होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, GnRH होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोफिन। यदि इसका कार्य क्या है तो इसका कार्य हो जाएगा, ये जो होता है कार्पस ल्यूटियम का, ये भी रख रखाव करता है, और फिर HCH हार्मोन भी रख रखाव करता है। ठीक है, अकेले का कोई सी का काम नहीं होता है, ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं। और फिर जो होता है टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए पुरुष भ्रूण की लैंडिंग। देखिए GnRH और फिर ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोफिक होता है, ये जो होता है मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। लेकिन इसका मेल और फीमेल दोनों में कार्य जो होता है वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हार्मोन जो होता है वो मस्तिष्क में पाया जाता है, इसलिए ये जो होता है मेल और फीमेल दोनों में पाया जाएगा। तो इसीलिए इसके बारे में और आगे जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी हम लोगों का आएगा चैप्टर। तो फिर चलिए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइए कि ह्यूमन गोनोडोट्रोफिन का यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा। तो ये हमारा दोनों कार्य जो होता है टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने के लिए पुरुष भ्रूण की लैंडिंग कोशिकाओं को उत्तेजित करना, यानी कि जो भी भ्रूण होगा अगर वो पुरुष होगा यानी मेल होगा तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्तेजित करना किसका कार्य होता है, GnRH का काम होता है। आप लोग कमेंट कीजिए कि समझ में आया कि नहीं, ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। रक्त में HCG का मान अधिकतम किसके बीच पहुंचता है, यानी कि ब्लड में HCG का अधिकतम मान बताना है कि कब पहुंच जाता है, कब होता है HCG का मान अधिकतम। गर्भावस्था के 10 से 30 दिन, गर्भावस्था के 60 से 70 दिन, गर्भावस्था के 4 से 6 महीना, कि गर्भावस्था के 4 से 5 दिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग इसमें से चारों में से बताइए कि क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यानी 60 से 70 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आज चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस ये हम लोग को याद रखना है कि गर्भावस्था के 60 से 70 दिन, यानी इसको हम लोग महीना में बोलेंगे तो 2 महीना लगभग हम लोग याद करेंगे कि 2 महीना में लगभग हमारा HCH का मान जो होता है वो हमारा अधिकतम हो जाएगा। आज जो थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चन क्योंकि ज़्यादा है तो थोड़ा हम लोग को जल्दी करना पड़ेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का उच्चतर चाप विकार है? जब भी हम लोग अगला क्वेश्चन जब चैप्टर आते जाएगा ना, ये सारा क्वेश्चन हम लोगों को क्लियर होते चला जाएगा। ये सारा क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराइए, इसलिए कराना पड़ रहा है। चलिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक्लेम्सिया, ऑप्शन नंबर बी है प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन नंबर सी है हाइपरमेसिस ग्रेविडम और ऑप्शन नंबर डी है स्थानिक गर्भावस्था। तो इसका आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा? एक्लेम्सिया। एक होता है एक्लेम्सिया और एक होता है प्री एक्लेम्सिया। तो देखिए, प्री एक्लेम्पिया, प्री मतलब क्या होता है? पहले, और एक्लेम्सिया यानी पहले क्या होगा? प्री एक्लेम्सिया, तब हो जाएगा हमारा एक्लेम्सिया। तो प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारा? केवल एक्लेम्सिया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गर्भावस्था का उच्च यानी कि गर्भावस्था में जब हमारा जो होता है बीपी वो हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा कि वो लेडी एक्लेम्सिया है, यानी वो लेडी एक्लेम्सिया की कैटेगरी में आ जाएगी, यानी उसको हम लोग बोलेंगे उसको एक्लेम्सिया है। यानी कि बीपी हम जब भी हाई हो जाएगा, जो भी लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्लेम्सिया है। और फिर एक होता है प्री एक्लेम्सिया, और इसमें जो होता है एक्लेम्सिया में बीपी हाई के साथ साथ जो होता है वो पैरों में सूजन भी हो जाता है। लेकिन प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है कि प्री एक्लेम्सिया में केवल बीपी हाई होता है, वही बीपी अगर हाई के साथ साथ पैरों में सूजन या फिर बॉडी में कहीं भी सूजन आ जाता है तो वो हमारा एक्लेम्सिया में चला जाता है। यानी प्री एक्लेम्सिया में क्या हो जाएगा? हमारा केवल बीपी हाई हो जाएगा, और बीपी हाई के साथ साथ सूजन अगर आ गया तो वो एक्लेम्सिया की कैटेगरी में हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं? जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान निम्न में से कौन सा हार्मोन अतिवृद्धि और स्तन की नलिकाओं के प्रसार के लिए जिम्मेदार है? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है HCG, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर गलत है, यहाँ पे पहले बी होगा, यहाँ पहले उसके बाद सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी है टेस्टोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो होता है वही स्तन की नलिकाओं को प्रसार करने में मदद करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि गर्भकालीन आयु की गणना कैसे की जाती है, यानी कब की जाती है, कब से की जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पहले मासिक धर्म का पहला दिन, पहली माहवारी का आखिरी दिन, आखिरी माहवारी का पहला दिन कि आखिरी माहवारी का 14वां दिन। तो इसका सभी लोग आंसर दीजिए कि क्या हो जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, आखिरी माहवारी का पहला जो दिन होता है उसी से गर्भकालीन की आयु की गणना की जाती है। आखिरी माहवारी का पहला दिन, इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय गिरिवा का जो होता है नरम होना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जैकमियर का लक्षण, ऑप्शन नंबर बी है ओस्डियर का लक्षण, ऑप्शन नंबर सी है गुडेल का लक्षण, ऑप्शन नंबर डी है हैंगर का लक्षण। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर? इसमें से ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा?
तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुडेल का लक्षण। जब गर्भावस्था की ग्रीवा हो जाती है, ग्रीवा यानी कि सर्विक्स, यानी सर्विक्स जब वो सॉफ्ट हो जाती है यानी नरम हो जाती है गर्भावस्था के दौरान, तो इस साइन को हम लोग गुडेल का साइन बोलते हैं। ठीक है। और जैकमियर का लक्षण किसे बोलेंगे? तो जैकमियर का लक्षण जो होता है, योनि का जो श्लेष्म में होता है, यानी कि योनि में जो भी लिक्विड टाइप का जो एक पदार्थ होता है, तो वो जो होता है काला गहरा नीला रंग का हो जाता है, तो इसी को हम लोग जैकमियर लक्षण बोलेंगे। अगर यहाँ पे दिया है ओसिंडर लक्षण, तो ओसिंडर लक्षण किसे बोलेंगे? जब देखिए 8 सप्ताह पे जो वेजाइना होता है, वेजाइना होती है, यानी कि वेजाइना को हिंदी में क्या बोलते हैं? योनि। ठीक है। योनि की जो स्पंदन दर होती है वो 8 सप्ताह पे वृद्धि हो जाती है, यानी स्पंदन दर वृद्धि जो हो जाती है, तो उसी को हम लोग ओसिएंडर लक्षण बोलेंगे। ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ये जितना भी लक्षण है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। और ऑप्शन नंबर डी है हैंगर का लक्षण। तो हैंगर का लक्षण किसे बोलेंगे? जब देखिए गर्भाशय का ऊपरी आधा भाग जो होता है निचले भाग की तुलना में आकार का बड़ा हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे हैंगर का लक्षण। यानी कि जो भी गर्भाशय वाला हिस्सा होता है, इसका जो है आधा भाग निचले भाग की ये तुलना में जो होता है ये बड़ा हो जाता है आकार में, इसी को हम लोग हैंगर का साइन बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग जो है याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो भी लक्षण वाला होता है ना, तो ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछता है, तो ये आप लोग आंसर ज़रूर बताइएगा। इसमें से आंसर ज़रूर आप लोग का सही आंसर आना ही चाहिए, क्योंकि ये सभी अभी हम बताए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, निम्नलिखित में से कौन गर्भ जो है नहीं है, यानी गर्भावस्था के दौरान कौन सा जो संकेत होता है वो लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चैडविक का लक्षण, ऑप्शन नंबर बी है ब्रुडजिन्सी का लक्षण, तो ऑप्शन नंबर सी है हैंगर का लक्षण, ऑप्शन नंबर डी है गोडेल का लक्षण। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ब्रुडजिन्सी का लक्षण जो होता है वो गर्भावस्था के दौरान नहीं होता। तो आखिर ब्रुडजिन्सी का लक्षण होता है वो क्या होता है? तो देखिए, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये ब्रुडजिन्स्की का जो साइन होता है, जब भी कोई ये बच्चा में नहीं होता है, ये बड़ों में भी होता है, तो उसको जब लेटाया जाता है और लेटा के जब उसको गर्दन को हम लोग ऊपर उठाएंगे, तो इसका पैर जो होता है, ये वाला पैर, तो ये ऑटोमेटिकली यानी अपने आप ही जो होता है ये पैर भी उठ जाता है, सिर के साथ साथ इसका पैर भी उठ जाता है। तो ये हमारा साइन क्या कहलाता है? ब्रुडजिन्स्की का साइन। तो ये एक जो होता है बीमारी होता है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये संकेत जो होता है ये नहीं होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो गर्भावस्था परीक्षण जो होता है वो नहीं है। तो एलिजा परीक्षण की, बेनेडिक्ट परीक्षण की, रेडियो इम्यूनो की, फ्लोरो इम्यूनेसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ज़्यादातर लोग का सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, बेनेडिक्ट का जो परीक्षण होता है वो गर्भावस्था के लिए नहीं होता है, बल्कि इस टेस्ट से जो होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट इसलिए किया जाता है कि यूरिन में जो होता है, यूरिन में शर्करा का हम लोग मात्रा जान सके कि कितनी मात्रा है, इसके लिए किया जाता है। और बाकी ये सब जो टेस्ट होता है गर्भावस्था परीक्षण में किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था के दूसरी तिमाही का लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है क्यूकनिक, ऑप्शन नंबर बी है फंडल ऊंचाई और सुनिश्चित उपस्थिति, और ऑप्शन नंबर सी है मोंटगोमरी का
देखिए आप लोग कमेंट नहीं कीजिए, जहाँ भी दिक्कत होगा हम पूछ लेंगे, सिर्फ वहीं पे कमेंट कीजिए। फ़िलहाल अभी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भ्रूण के दिल की आवाज़ का पता लगाना। यानी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो दूसरे तिमाही का लक्षण नहीं है। तो इसमें से आप लोग आंसर बताइए कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी फंडल की ऊंचाई सुनिश्चित जो नहीं होती है, यानी कि जैसे जैसे सप्ताह बढ़ते जाता है तो उसकी फंडल की ऊंचाई जो होती है वो बढ़ते जाती है। क्योंकि ये अभी दूसरा तिमाही है। तिमाही यानी कि ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर कितना होता है, यहाँ पे आप लोग नाम देखिए, तिमाही यानी तिमाही होता है, यानी 3 माह होता है। फर्स्ट तिमाही और दूसरा तिमाही और तीसरा तिमाही। तो जो पहला तिमाही होता है वो 0 से 12 सप्ताह होता है, और जो दूसरा तिमाही होता है वो होता है 13 से 28 सप्ताह तक, और तीसरा तिमाही होता है वो 29 से 40 सप्ताह तक होता है। इस चीज़ को आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। तो ये क्विकनिंग और ये सारा चीज़ जो है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। क्विकनिंग ये होती है कि जो बच्चा होता है वो नीचे आ जाता है, तो वो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको सांस लेने में आसानी फील होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्विकनिंग। और भ्रूण की दिल की आवाज़ तो पता लगा ही सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। और आप लोगों को जो है कमेंट में बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं। तो बोल रहे हैं कि फिर से देखिए, तिमाही में ये होता है, तिमाही 3 होता है, 1, 2 और 3। तो पहला तिमाही कब से कब तक बोलेंगे, 0 से 12 सप्ताह, और दूसरा होता है 13 से 28 सप्ताह तक, और तीसरा होता है 29 से 40। पूरा 40 सप्ताह को हम लोग बोलेंगे तिमाही। तो ये तीनों तिमाही आप लोग याद रखिएगा। पूछता है क्वेश्चन में कि पहला तिमाही कब से कब तक होता है, दूसरा तिमाही कब से कब तक होता है, और तीसरा तिमाही कब से कब तक होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़ते भ्रूण का वह भाग जो गर्भाशय के निचले ध्रुव पर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लाई, भ्रूण की प्रस्तुति, भ्रूण का एंटीट्यूड, और ऑप्शन नंबर डी है भ्रूण की स्थिति। इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। 22 नंबर का क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का, ऑप्शन नंबर बी भ्रूण की प्रस्तुति। फिलहाल आप लोग यही जान लीजिए, क्योंकि इसको डिटेल में बताने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जो भी अगला चैप्टर आएगा ना, तो ये सारा कुछ उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, भ्रूण की प्रस्तुति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भ्रूण की विभिन्न अंगों का आपस में संबंध क्या कहलाता है। भ्रूण का जो विभिन्न यानी जितना सारा अंग होता है उसको आपस में संबंध में क्या बोलेंगे, आपस में उसको सबको क्या बोलेंगे। लाई बोलेंगे कि भ्रूण की प्रस्तुति, कि भ्रूण का एटीट्यूड, कि भ्रूण की स्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भ्रूण की एटीट्यूड। और 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर, पूरा टोटल 30 क्वेश्चन है, अभी 24 नंबर देख लेते हैं कि मानव भ्रूण का सबसे सामान्य लाई क्या है। लॉन्गिट्यूड की आड़ा, तिरछा और स्थिर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉन्गिट्यूड जो होता है वो भ्रूण का सबसे, लाई मतलब कि क्या हो जाएगा, लाई जो भी हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पे आप लोग यही समझिए, लाई मतलब कि स्थिति। तो वो कौन सी स्थिति है जो भ्रूण का सबसे सामान्य है, लॉन्गिट्यूड की आड़ा, तिरछा और स्थिर। ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ पे यही जानिए कि लॉन्गिट्यूड जो होता है वो सबसे सामान्य लाई होता है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी जो यही सेम क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव भ्रूण की सार्वभौमिक प्रवृत्ति क्या है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विस्तारित, ऑप्शन नंबर बी है मोड़, सी है कुछ समय बढ़ाया गया और कुछ समय फ्लेक्सेड किया गया, और ऑप्शन नंबर डी है उच्च विस्तारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोड़।
यानी जो भी भ्रूण होता है उसकी सार्वभौमिक प्रवृत्ति क्या होता है, मोड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। एक महिला जो गर्भवती हो गई है लेकिन उसने कभी जीवित बच्चा को जन्म नहीं दिया है तो उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नलीपेरा, न्यूलीग्रेडा, मल्टीपेरा कि परपूरा। इसका आप लोग आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें से ए, बी, सी कि डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा नुल्लीपेरा। तो यहाँ पे नल्लीपेरा भी लिखता है, नल्लीपेरा होगा। तो ये हमारा जब भी कोई महिला होती है वो गर्भवती हो गई है लेकिन जीवित बच्चा को जन्म नहीं दी है तो उसको नल्लीपुरा बोलेंगे। लेकिन जो भी अगर जीवित बच्चा को जन्म दे देगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपेरा बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक महिला जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है वो क्या कहलाएगी। प्रीमीपेरा कि मल्टीपेरा कि नुलीग्रेविडा कि प्रीमीग्रेविडा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए कि क्या बोलेंगे। कि जब कोई जो महिला होती है उसने एक बच्चा को ही जन्म दिया है तो उसको क्या बोलेंगे। सही आंसर आप लोग का सही आ रहा है प्रीमीपेरा। और जो एक बच्चे को जन्म दी है उसको पेरा। और जो भी एक भी बच्चे को नहीं, जीवित बच्चा को जन्म नहीं दी है तो उसको नीलीग्रेविडा और नुलीग्रेविडा। और जो भी एक से अधिक बच्चे को जन्म देगी तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपेरा। यानी जीवित बच्चे को जन्म देगी तभी बोलेंगे हम लोग। एक बच्चे को, जीवित बच्चे को जन्म देगी तो उसे क्या बोलेंगे, प्रीमीपेरा। लेकिन एक से अधिक जीवित बच्चे को जन्म देगी तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपेरा। लेकिन जीवित बच्चे को जन्म नहीं दी है यानी गर्भावस्था धारण की है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नुलीग्रेविडा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये हमारा जो होता है ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसव पूर्व सलाह में शामिल है, यानी प्रसव पूर्व सलाह क्या देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि माँ को प्रतिदिन 300 कैलोरी जो होता है वो अतिरिक्त लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कि माता को प्रतिदिन आयरन और फॉलिक एसिड की गोली खाना चाहिए टेटनस ऑक्साइड की टीकाकरण के लिए। इसमें से आप लोग आंसर दीजिए कि आप लोग जो होता है आप लोग क्या सलाह दीजिएगा प्रसव पूर्व। आप लोग इसका राइट आंसर ज़रूर बताइए कमेंट में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्लस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसव पूर्व सलाह जो होता है वो कौन सा जो इसमें से इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही का आंसर। सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। उसको जो होता है प्रतिदिन आयरन और फॉलिक एसिड लेना चाहिए, टेटनस ऑक्साइड का टीका भी लेना चाहिए। और जो भी वो प्रतिदिन जितना कैलोरी एक नॉर्मल जो होता है इंसान होता है उससे 300 ग्राम अधिक उसको बोलना चाहिए कि उसको अतिरिक्त कैलोरी लेना चाहिए और उसको उतना ज़रूरी होता है। प्लस में और क्या क्या उसको सलाह देंगे, प्लस में उसको कैल्शियम के लिए भी सलाह देंगे। और जो भी वो पोषण ले रही है वो जो होता है वो हेल्दी होना चाहिए, फास्ट फूड नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रसव पूर्व सलाह देंगे। तो चलिए आज का क्लास जो होता है वो ख़त्म हो गया। और अगला जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। ये अभी हम लोग थ्योरी नहीं पढ़े थे इसीलिए उतना ज़्यादा दिक्कत हुआ। लेकिन जब हम लोग इसको थ्योरी पढ़ लेंगे ना फिर ये आप लोग क्वेश्चन देखिए आप लोग को कितना इजी लगेगा। सब क्वेश्चन आप लोग को आता रहेगा, सारा क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। तो चलिए थैंक यू।